आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण तथा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एकल चरण में होने वाले चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 7 करोड़ 44 लाख से अधिक खुराक दी गई। ओडिशा सरकार ने बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए कल से 10 जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। बिहार सरकार ने 11 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों से मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद। प्रधानमंत्री ने कहा, शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। मुंबई की विशेष अदालत ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की एनआईए हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ाई। सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने में प्रचलनगत सुविधाएं और बढ़ा दी हैं। ईस्टर का पर्व धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। बायंसा आंद्रेस्क्यू को चोट की वजह से खेल बीच में छोड़ना पड़ा। क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मेट पेविक की जोड़ी ने पुरुष डबल्स खिताब जीता। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण तथा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। मतदान 6 अप्रैल को होगा। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को एक ही चरण में मतदान होगा। असम में 3 और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान में कई वरिष्ठ मंत्रियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, भाजपा के मंत्री हिमंत विश्व शर्मा और चंद्रमोहन पटवारी, असम गण परिषद के नेता और मंत्री फणिभूषण चौधरी इस दौर में मैदान में है। बीपीएफ के 2 मंत्री प्रमिलारानी ब्रह्मा और चंदन ब्रह्मा और असम जातीय परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष पविंद्र डेका भी इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले और दूसरे चरण की तरह इस चरण में भी स्टार प्रचारकों की भागीदारी देखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक शामिल है। आज एनडीए हिमंत विश्व शर्मा की जालुकबाड़ी सीट पर अपने अभियान का समापन करेंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तक हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोट के नेता भी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अंतिम प्रयास करेंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट और केरल की मलप्पुरम संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी मंगलवार को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को अपनी ओर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रचार के लिए जनसभाओं और रैलियों के अलावा घर घर जाकर भी मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली के तारकेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल के लोग विकास के साथ चलने का संकल्प ले चुके हैं और असली परिवर्तन चाहते हैं। एक रिपोर्ट। तीसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के घमासान का आज अंतिम दिन है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी ने दल के प्रत्याशियों के समर्थन में श्यामपुर, उलुबेरिया और दिनहाटा में जनसभा और रोड शो किया। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राजनीतिक लाभ के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी नेता और सांसद अभिषेक
बनर्जी ने आरोप लगाया कि सत्ता हथियाने के लिए भाजपा सांप्रदायिक आधार पर लोगों में फूट डालने का काम कर रही है। कांग्रेस और सीपीएम के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चा के नेता भी गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार रैलियां कर रहे हैं। मोर्चा में शामिल सीपीएम और अन्य वामपंथी दलों के नेता बड़ी जनसभाओं के स्थान पर रोड शो, पद यात्रा और घर घर जाकर जनसंपर्क पर अधिक जोर दे रहे हैं। इस चुनाव में पहली बार उतरे धर्मगुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने लोगों के साथ किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करके जनता के साथ विश्वासघात किया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चा गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने भी कल चुनाव रैलियों को संबोधित किया और रोड शो किए। इससे पहले असम में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों से आग्रह किया कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें और आत्मनिर्भर असम के निर्माण में योगदान करें। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार राज्य में स्थायी शांति की दिशा में कार्य कर रही है और के नतीजे बोडोलैंड में पिछले 1.5 साल के दौरान देखे जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कल चेन्नई में रोड शो किया। तिरुनेलवेली में आयोजित एक जनसभा में अमित शाह ने कांग्रेस और डीएमके पर स्वार्थी और भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पर तमिलनाडु के लोगों के हितों के साथ समझौता कर केंद्र के सामने झुकने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 7 बजे समाप्त हो जाएगा। सभी उम्मीदवार लू के बावजूद मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस चुनाव का एक दिलचस्प पहलू ये है कि कुछ सीटों पर एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग दलों के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव राजनीतिक विचारधारा के आधार पर लड़े जाते हैं और एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति है, जहां इस बार के चुनाव में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाले दलों के प्रत्याशी हैं। आंदीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक श्री महाराजन एक बार फिर डीएमके पार्टी से मैदान में हैं, लेकिन उन्हें इस बार सबसे कड़ी टक्कर अपने ही छोटे भाई श्री लोगीराजन से मिल रही है, जो एआईएडीएमके पार्टी के उम्मीदवार हैं। वर्ष 2019 से पहले हुए उपचुनाव में भी इस सीट पर दोनों भाई आमने सामने थे। कई अन्य सीटों पर भी चाचा भतीजे और मामा भांजियां एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। स्पष्ट है कि जीते कोई भी परिवार के लिए जश्न का माहौल बनना तय है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। कर्नाटक में बेलगांव लोकसभा उपचुनाव और मस्की तथा बासव कल्याण विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब 13 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इन सीटों के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है। कल पर्चे वापस लेने का आखिरी दिन था। इसके बाद बेलगांव लोकसभा सीट पर 10, बासव कल्याण सीट पर 12 और मस्की विधानसभा सीट पर 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो पश्चिम बंगाल में जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का नेटवर्क संचालित कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि कई टीवी चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ऑडियो टेप से भ्रष्टाचार के संगठित नेटवर्क का पता चलता है। उन्होंने कहा कि ऑडियो टेपों से ये उजागर हुआ है कि ये संयोजित सिंडिकेट ममता बनर्जी सरकार के राजनीतिक संरक्षण में चल रहा है। जबरन वसूली का ये नेटवर्क लगभग 1000 करोड़ रुपए का है। श्री भाटिया ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के इस सिंडिकेट को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। प्रवर्तन निदेशालय ने शारदा चिटफंड मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष, शताब्दी राय और देवजानी मुखर्जी की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें चल और अचल दोनों संपत्तियां शामिल हैं। निदेशालय ने कहा है कि इन संपत्तियों की जब्ती के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी आदेश जारी किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच?
तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में कल 49,447 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले वर्ष महामारी शुरू होने के बाद से महाराष्ट्र में एक दिन में संक्रमितों की ये सर्वाधिक संख्या है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि कल 277 कोविड रोगियों की मौत होने के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 55,656 हो गई है। राज्य में मृत्यु दर 1.88% है, जबकि संक्रमण मुक्त होने की दर 84.49% है। कल 37,821 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस समय राज्य में 4,01,172 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने एहतियाती उपायों के बारे में जनजागरूकता अभियान तेज किए जाने पर बल दिया। राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिए रविवार लॉकडाउन से छूट दी है। आज इन क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्र खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों को संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाए और व्यक्ति को कुछ समय के लिए खुली जेल में भी रखा जाए। गरीब मरीजों को आयुष्मान कार्ड के आधार पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। साथ ही निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध करके बिस्तरों की पर्याप्त संख्या भी बढ़ाई जा रही है। रविवार को जिन स्थानों पर लॉकडाउन है वहां टीकाकरण केंद्र खुले रहेंगे। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण करवा सकेंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 52 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई है, जो कि देश में किसी भी राज्य में की गई जांचों की सबसे ज्यादा संख्या है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि कुल 1,66,110 कोरोना जांचें एक दिन में की गई। कोविड सर्विलांस के तहत अब तक 15 करोड़ 37 लाख से अधिक लोगों से संपर्क किया गया और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की गई। श्री प्रसाद ने बताया पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,290 नए मामलों का पता चला और इस समय राज्य में कोरोना के 16,496 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 53,67,043 लोगों को कोरोना टीका की पहली खुराक और 10,61,184 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। अब तक कुल 64,28,227 टीके लगाए गए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। झारखंड में कल एक दिन में कोविड संक्रमण के 873 मरीज सामने आए। इन्हें मिलाकर राज्य में कोविड रोगियों की संख्या 4,613 हो गई है। राज्य में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और नियंत्रण क्षेत्र बनाने को कहा है। एक रिपोर्ट। प्रतिदिन कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ने के बाद झारखंड में कोविड-19 संक्रमण के फैलने की स्थिति बदतर हो रही है। अकेले रांची जिले में राज्य के आधे सक्रिय मामले इलाजरत हैं। वर्तमान में 2,622 सक्रिय मामलों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। रांची के 2 आवासीय विद्यालय के 26 शिक्षक और छात्र भी कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य के सभी 24 जिलों के जिला अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। नियमित आधार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है। रांची में मेकॉन कॉलोनी सहित 6 आवासीय कॉलोनियों को सील करके कोविड कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मास्क के बिना प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी प्रवेश बिंदुओं पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों में मेडिकल टीम कोविड-19 का परीक्षण कर रही है। राज्य में रिकवरी दर गिरकर 95.46% हो गई है। इस बीच राज्य के पुलिस विभाग ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 के प्रसार के बीच खुद का टीकाकरण अवश्य करवाएं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
ओडिशा में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से 10 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। ये जिले हैं सुंदरगढ़, झारसुगड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बलंगीर, नोआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी। राज्य सरकार ने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे तथा लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे स्थानीय स्थिति को देखते हुए अन्य पाबंदियां लगा सकते हैं या उपयुक्त लगने पर कुछ गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया। सार्वजनिक वाहन अपनी आधी क्षमता के साथ चलेंगे। स्कूल और कॉलेज पूर्व निर्धारित सभी परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल के तहत ले सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या निजी किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। यह अप्रैल के अंत तक प्रभावी रहेगा। हालांकि शादी और श्राद्ध कर्म के कार्यक्रम पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन इन आयोजनों में लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। श्राद्ध कर्म कार्यक्रम में जहां 50 लोगों को भाग लेने की अनुमति दी गई है, वहीं शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 250 होगी। सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 15 अप्रैल तक सार्वजनिक परिवहन में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीकाकरण की संख्या को और तेज करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने लोगों से अपील किया है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें और मास्क का जरूर प्रयोग करें। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। देश में अब तक 7 करोड़ 44 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। कल इस अभियान के 78वें दिन 13 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दी गई। टीकाकरण का काम इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए थे। दूसरा चरण 2 फरवरी से शुरू हुआ, जिसमें अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी गई। तीसरा चरण 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और विभिन्न रोगों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 1 मार्च से शुरू हुआ है। अब इस महीने की 1 तारीख से 45 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को टीके लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए कोविड टीकाकरण का अब से कोई नया पंजीकरण नहीं होगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ अपात्र लाभार्थी टीकाकरण के लिए इस श्रेणी में अपने नाम पंजीकृत करा रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस श्रेणी में पहले से पंजीकृत कर्मियों का टीकाकरण शीघ्र पूरा करने को कहा। श्री भूषण ने स्पष्ट किया कि 45 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के लोगों के लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल पर जारी रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण तथा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एकल चरण में होने वाले चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 7 करोड़ 44 लाख से अधिक खुराक दी गई। ओडिशा सरकार ने बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए कल से 10 जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। बिहार सरकार ने 11 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों से मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद। प्रधानमंत्री ने कहा, शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। मुंबई की विशेष अदालत ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की एनआईए हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ाई। सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने में प्रचालनगत सुविधाएं और बढ़ा दी हैं। ईस्टर का पर्व धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है और मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में
ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने महिला सिंगल्स खिताब जीता। बांसा आंद्रेस्क्यू को चोट की वजह से खेल बीच में छोड़ना पड़ा। क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैट पेविक की जोड़ी ने पुरुष डबल्स खिताब जीता। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी स्कीम के तहत तिमाही रिटर्न भरने वालों के लिए कर भुगतान को अधिक आसान बना दिया है। अब करदाता प्रत्येक तिमाही के अंतिम महीने में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही संबंधी इनवॉइस की घोषणा भी कर सकेंगे। वस्तु और सेवा कर नेटवर्क से जारी सलाह के अनुसार करदाताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए जीएसटी R1 भरने से पहले वे रीसेट बटन दबाकर जनवरी और फरवरी 2021 के ऐसे आंकड़े हटा दें जिन्हें सेव तो किया गया था लेकिन दाखिल नहीं किया गया था। ये सलाह मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए जारी की गई है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के निकट विस्फोटक से भरे वाहन तथा कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के सहायक निरीक्षक सचिन वाजे को एनआईए ने 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें एनआईए की हिरासत में भेज दिया। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में घायल 24 जवानों को बीजापुर जिला मुख्यालय अस्पताल लाया गया है। इनमें से गंभीर रूप से घायल 7 जवानों को बेहतर उपचार के लिए विमान से रायपुर ले जाया गया है। ये मुठभेड़ कल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जगरगुंडा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस ने 2 माओवादियों के शव बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। महात्मा गांधी ने 1930 की ऐतिहासिक दांडी मार्च के दौरान 3 अप्रैल की सुबह वंज से धामण के लिए प्रस्थान किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बापू के पद चिन्हों पर चलते हुए पदयात्री आज धामण पहुंचे। दांडी पदयात्रियों का हर मोड़ पर हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। 3 अप्रैल 1930 की सुबह महात्मा गांधी धामण के लिए सुबह निकले थे। दांडी यात्री उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। माहौल में गजब का उत्साह है। फूलों से सजाए गए पथ है। गांधी जी और भारत माता के वेश में बच्चे बच्चियां भी यात्रा में शामिल है। महिलाएं स्वागत में तैयार खड़ी फूलों की बारिश कर रही है। धामण में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग पदयात्रियों के साथ जुड़े और महात्मा गांधी के बनाए मार्ग पर नवसारी तक की यात्रा की। श्री तमांग ने इस यात्रा को अपने जीवन की ऐतिहासिक यात्रा बताया और कहा कि बापू के नक्शे कदम पर ये देश आगे बढ़ रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ सिक्किम राज्य के 6 मंत्री, 11 विधायक और 1 सांसद के अलावा 45 छात्र भी यात्रा के साथ जुड़े थे। स्कूली बच्चे सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर फूलों की बारिश कर रहे थे। बच्चे ड्रम बजा रहे थे और झूम रहे थे। देर शाम तक गांधी जी के बताए पथ से आगे बढ़ते हुए दांडी मार्च के पदयात्री नवसारी जिले के विजलपुर मटवाड़ गांव तक की यात्रा पूरी कर चुके थे। नवसारी में अशोक पटेल के साथ योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ईस्टर का पर्व आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे ईसा मसीह से प्रेरणा लेकर शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे के गुणों को अपनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ईसा मसीह ने प्रेम, शांति और क्षमा के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक सशक्तीकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनिया भर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार जीत ली है। बार्टी ने फाइनल में कनाडा की बायंसा आंद्रेस्क्यू को हराकर खिताब अपने नाम किया। बायंसा को 6-3, 4-0 से पिछड़ने के बाद पैर की चोट के कारण मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात इटली के जेनिक सिनर का मुकाबला पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज से होगा। उधर पुरुष डबल्स का खिताब क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैट पेविक की जोड़ी ने जीत लिया है। इस जोड़ी ने फाइनल में ब्रिटेन के डैन एवांस और नील स्कूपस्की को हराया। महिला डबल्स में आज रात जापान की इना शिबाहारा और शुको आओयामा की जोड़ी का मुकाबला ब्राजील के लुइसा स्टेफनी और अमेरिका के हेले कार्टर की जोड़ी से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब रवि बता रहे हैं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने राज्य विधानसभाओं के लिए हो रहे चुनाव प्रचार की गतिविधियों को मुख्य पृष्ठ पर विस्तार से दिया है। राजनीतिक दलों के आपसी आरोप प्रत्यारोप अखबारों ने अपनी अपनी टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर सभी अखबारों की नजर है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है वायरस की 3 गुनी रफ्तार। दैनिक जागरण लिखता है 6 महीने में पहली बार 24 घंटे में मरीजों की बढ़ी संख्या सामने आई। राजस्थान पत्रिका ने बड़ी सुर्खी में लिखा है होली के बाद कोरोना विस्फोट। पिछले 7 महीने में पहली बार रिकॉर्ड मामले दर्ज। अखबारों ने संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बावजूद लोगों की लापरवाही और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन न करने को भी जिम्मेदार ठहराया है। 45 वर्ष से कम उम्र वालों का टीकाकरण मई से शुरू होने की खबर भी साथ है। राजस्थान पत्रिका की खबर है कोरोना की मार से नासा बेहाल। अंतरिक्ष एजेंसी के कई प्रोजेक्ट लगभग 10 महीने की देरी से पूरे होंगे। अखबारों ने बाईपास सर्जरी के बाद राष्ट्रपति कोविंद की तबीयत में सुधार की खबर भी पहले पन्ने पर दी है। जनसत्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के उस प्रस्ताव को अहमियत दी है जिसमें यह कहा गया है कि अगर बुजुर्ग मां बाप की सेवा नहीं की जाती है तो बच्चों से उनकी संपत्ति वापस ले ली जाएगी। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय उन राज्यों पर विशेष नजर रख रहा है जहां कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा और मुठभेड़ की खबर नवभारत टाइम्स, जनसत्ता और हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला ने लिखा है प्रधानमंत्री ने शहीद जवानों को नमन करते हुए परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। दैनिक भास्कर की खबर है उत्तराखंड में वरुणावत पर्वत के जंगलों में लगी आग के बाद आसपास के शहरों में अलर्ट घोषित। हिंदुस्तान ने राहत शीर्षक से लिखा है यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने कल से अनारक्षित रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने अपने ट्वीटर में बताया है कि सोमवार से 71 अनारक्षित रेलगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। नवभारत टाइम्स ने लिखा है 11 से 14 अप्रैल के बीच हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर कोई भी रेलगाड़ी नहीं जाएगी। 12 और 14 अप्रैल को हरिद्वार में कुंभ का दूसरा और तीसरा शाही स्नान है। कोरोना के कारण भीड़ पर नियंत्रण के लिए ये फैसला किया गया है। अखबारों के रविवारीय परिशिष्ट में आज ईस्टर संडे से संबंधित आलेख दिए गए हैं। अमर उजाला ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है बदलते मौसम के बीच दिल्ली में 3 अप्रैल की सुबह बीते 56 साल में सबसे ठंडी रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण तथा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एकल चरण में होने वाले चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 7 करोड़ 44 लाख से अधिक खुराक दी गई। ओडिशा सरकार ने बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए कल से 10 जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। बिहार सरकार ने 11 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों से मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद। प्रधानमंत्री ने कहा शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। मुंबई की विशेष अदालत ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की एनआईए हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ाई। सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने में प्रचालनगत सुविधाएं और बढ़ा
दी हैं। ईस्टर का पर्व धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है और मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। बायंस्का आंद्रेस्क्यू को चोट की वजह से खेल बीच में छोड़ना पड़ा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।